समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में तो ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ। और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वह खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं as far as the 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have। इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हाँ, मगर जब इसकी बात आती तो भी माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहाँ वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया। अरे आप तो हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते। वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा अंसारी गौसी बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए, पसंदला बोर्ड में है क्या? अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो उस पर आगे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार ने नाम दिया है इसको उम्मीद नाम दिया है, और ये उम्मीद है कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स in this country in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी यह है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता,
वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। 31 मार्च 2025 को जो लिखा, सिर्फ उसकी लास्ट की 2 लाइन बोलना चाहता हूं। वी रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट द अमेंडमेंट बिल पास्ड एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट द टीयर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग पीपल इन द प्लेस लाइक मुनम्बम कैन बी वाइप्ड आउट only by a legal amendment that can provide a permanent solution to their suffering. We urge all the MPs from opposition party to support the bill so that the historic legislation can become unanimous. मगर सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक की बात आती तराजू पे तौलते हैं, किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने, बहुतों ने बोला सैयद फैसल का केस वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस डिनोमिनेशन in accordance with Article 26 of the Constitution, so the matter relating to the restricting the economic, financial, political and other sectoral activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a) of the Constitution can be regulated by the state. तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। और आप हमें ये आश्वासन दो, ये आश्वासन दो, you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when they want to give away their self-acquired property. दूसरी बात ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। तीसरी बात मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा, और ये बात आपको वैसे जाननी चाहिए, शायद मालूम नहीं आपको बताया या नहीं, लेकिन ये जो बोर्ड है ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, पहले भी था, इसमें कोई नॉमिनेट नहीं होता था। मैं आपको बताता हूं क्या वो स्टैट्यूटरी बोर्ड था। मोस्ट नॉमिनीज वर ऑफ द गवर्नमेंट, पहले भी। MPs are there, judges of Supreme Court, High Court, civil servants were there, and the chief executive officer of the board is a civil servant. Government can give directives to the board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the government. ये तो पहले स्थिति थी। तो अगर सरकारी यहां नियुक्ति थी तो गलत कौन काम कर रहा था? आपने उसको क्यों सुपरसीड किया? सब नॉमिनी क्यों आपने रखवा लिए? अरे भैया, पहले भी तो स्टैट्यूटरी बोर्ड था, तो आपने प्रावधान क्यों लाया? ये अगर कोई गलती हो रही थी तो मुतवल्ली से हो रही थी। होता क्या था कि मुतवल्ली किसी वक्फ में अब डील कर लेता था और उसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट होती थी। आपको उसको ठीक करना चाहिए, तो हम भी आपके साथ हैं। पहली बार मुझे याद है, आई थिंक इट वाज 1954, कि तमिलनाडु के ब्राह्मण ने एक कहा कि हमारे यहाँ मंदिरों में बड़ी गड़बड़ हो रही है, और उसकी वजह से 1954 एक्ट बना। बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे। खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे,
और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। तो गड़बड़ तो सब जगह होगी, आपकी सरकार में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है, वो भी हो रही है, वो ठीक है, वो तो गड़बड़ तो होती है, गड़बड़ तो होती है। तो अब आपने क्या किया, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया अगर कोई, सर देखिए आपने सबको 15-15, 20-20 मिनट दिए, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांगता मैं, थोड़ा सा। सर कपिल जी, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। सर देयरफॉर द अदर थिंग आई वांट टू से कि पहले क्या होता था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट होती थी, अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट होती थी, लोगों की अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट, और सरकार भी इस पे कब्जा कर लेती थी। इसलिए जो लिमिटेशन प्रोविजन लाया गया उसमें यह रखा गया कि जो 12 साल का लिमिटेशन ऑर्डिनरी लॉ में है वो नहीं है। किसी ने गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया तो अगर लिमिटेशन की बात आएगी तो 12 साल के बाद वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आपने वो वापस लिमिटेशन ले आए, मतलब कि उनका अनऑथराइज्ड कब्जा कायम रहेगा। तो ये तो आप इंक्रोचमेंट्स का साथ दे रहे हो, इंक्रोचर्स का साथ दे रहे हो, मतलब कि जो वक्फ प्रॉपर्टी में गलत कब्जा हुआ है वो कब्जा वैसे ही रहेगा क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। ये किस किस्म का प्रावधान आप लाए हो? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वक्फ प्रॉपर्टी को कि इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर साथ साथ में आपने ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज द फुल पावर टू डिसाइड एज टू वेदर इट इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। दिस इज व्हाट यू हैव सेड। Now, what inquiry will the district magistrate have in that case? He will decide on his own, and his decision is final. You were talking about Article 21 of the Constitution and said कि ये जो वक्फ जो काउंसिल है इनका डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, वक्फ बोर्ड का डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, ये तो चैलेंज ही नहीं हो सकता इन अ सिविल कोर्ट। Which decision of the district magistrate will you challenge in the civil court? You have said in this law that the decision of the district magistrate is final. And when he decides that this property is not waqf property, that cannot be challenged till he gives a final decision. So you can't deal with that property. You give finality to it. और वो जो आपने रखी है बात कि ये जो इंडाउमेंट्स हैं, ये जो वक्फ है, इसकी जो ट्राइब्यूनल की डिसीजन है ये फाइनल रहता है, ये आपने कहा ना। नो, अगर वो वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल रहता है तो सिविल कोर्ट को तो कोई हक नहीं उसको चैलेंज करने के लिए। यही बात हिंदू इंडाउमेंट्स एक्ट में है। हिंदू इंडाउमेंट्स एक्ट में जो उनका मैनेजमेंट है उसका डिसीजन फाइनल है। थैंक यू कपिल। तो अगर हिंदू इंडाउमेंट्स का डिसीजन फाइनल है वो तो आपको कोई आपत्ति नहीं। अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? नहीं किया था। फिर क्यों 54 में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने प्रॉब्लम नहीं थी। मगर, और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है, 12 साल के बाद, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों, सेकुलरिस्टों ने उनको समझाकर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया, मगर उसके बाद सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया, तो नरसिम्हा राव के जमाने में 95 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर,
उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है सर, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ लिटरेसी थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं कि चलिए बोलिए।